बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे। हार्ट टॉक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो सियासी या समाजी कारकुन या रहनुमा नहीं है। वो इस कौम की एक बेटी है जिसके जो एक अपने जुल्म की दास्तान लेके आपके सामने पेश हुई है। वो अपने साथ अपनी आप बीती आपको अपनी कौम के साथ अपने हुक्मरानों के सामने पेश करेगी कि उसने दियारे गैर के अंदर रह के इस कौम के लिए लाखों करोड़ों डॉलर कमाए और इस मुल्क के अंदर भेजे और इसके साथ इस कौम का एक नौजवान के साथ शादी की और अपने इंसाफ की आवाज़ को उठाने के लिए हार्ट टॉक के फोरम पे मौजूद हैं और अपने इस आला हकाम से इंसाफ की भीख मांग रही है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे हक दिया जाए जो मेरा हक है। तो उनसे बातचीत शुरू करने से पहले यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज मेरे साथ वो इस कौम की बेटी मौजूद है जो अपना मुकदमा अवाम की अदालत में लेके आई हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए आई हैं। तो राहत इनका नाम है और कैनेडी नेशनैलिटी होल्डर है। तो जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे फोरम पे आके अपनी आवाज़ उठाने का हमें मौका दिया। तो सबसे पहले ये बताएं कि आप अपना तारफ़ बताएं कि कनाडा से कितने अरसे से आप बैरून मुल्क हैं और फिर अगली बात फिर आपका केस के मुतालिक बात करते हैं। मैं कनाडा में मुझे 22 इयर्स हो गए हैं। उससे पहले मैं अमेरिका में थी, वहाँ मैं 10 साल रही हूँ। तो यानी 32 साल से बैरून मुल्क है माशाअल्लाह। तो मेरी शादी हुई थी और 32 साल आपको बैरून मुल्क और बेसिकली तल्लक आपका कहाँ से? मैं बेसिकली मैं रावली गुजरावाला कैंट से हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे अम्मी अबू नहीं है, हयात नहीं है। यानी पूरी फैमिली रावली की है आपकी बेसिकली? मेरे भाई और सिस्टर जो हैं, ब्रदर जी, सारी इधर ही रहते हैं। सही। तो मैं वहाँ पे अकेली वहाँ पे सेटल है पिछले 32 साल से। पहले अमेरिका में थी, फिर कनाडा में चली गई। कनाडा में 22 साल से मैं वहाँ पे। ठीक हो गया। और जो आपका मसला है, आपकी ये शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी या आपकी फैमिली की मर्जी से हुई थी? कितने साल पहले की? जी मेरी ये शादी अरेंज मैरिज थी। ठीक हो गया। और 2004 में ये शादी हुई थी मेरी, सितंबर 4 को। ठीक हो गया। और ये रिश्ता मेरे घर वालों ने, मेरी अम्मी उस वक्त हयात थी, अम्मी ने और भाइयों ने किया था। ठीक हो गया। और अरेंज मैरिज थी ये। अरेंज मैरिज थी। जी। और कौन थे वो लोग और क्या नाम था उनका? ये फर्द है? हाँ जी, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम बिलाल रऊफ है। ये इधर अल्लामा इकबाल टाउन में रहते हैं। और 2004 में मेरे भाई फैसल के पास आए थे इनके अबू रिश्ते के लिए। ठीक है। ये आपको किसी रिश्ते वाले ने, जैसे वो लोग करवाते हैं, उस तरह पहले से रिलेशन मौजूद था? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। रिश्ता वाले ने करवाया था और वो जो आदमी है वो अभी तक हयात हैं। उनको पता है, उन्होंने रिश्ता करवाया था। जब उन्होंने बताया था, ये रिश्ता लेके आए थे हमारे घर में, तो हमने उसके बाद जब देखा वेखा तो हमने इनकार कर दिया था कि हमें सही नहीं लगा था ये रिश्ता ना। यानी आप फिर फैमिली ने कहा और आपने शादी कर ली इनसे? हाँ जी। ठीक हो गया। इन्होंने तो ये जो बिलाल अहमद है, ये उसमें काम क्या करता था? कुछ भी नहीं करते थे। इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला था कि ये कोई कारोबार था या कोई? इन्होंने यही कहा था कि ये अपने जॉब करते हैं इस्लामाबाद में, अपने कज़न के साथ इनका बिजनेस है। सही। तो कज़न के पास ही ये उधर ही रहते हैं। पढ़ा लिखा था ये कोई? इन्होंने जो हमें बताया था, यही बताया था कि इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, इनके घर वालों ने यही बताया था कि इन्होंने इकनॉमिक्स में मास्टर किया हुआ है। अच्छा। और किया हुआ है इसमें आईटी में
ठीक हो गया। इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ, लेकिन बाद में जब मैंने इनको स्पॉन्सर किया तो इनके डॉक्यूमेंट चाहिए थे, तो इन्होंने कहा कि वो डिग्री जो है मेरी इकनॉमिक्स की वो यूनिवर्सिटी वाले दे नहीं रहे, वो पैसे मांग रहे हैं, ये आए शाए बाय बाय से इस तरह की बातें। तो बाद में जब वहाँ गए तो पता चला कि तो इन्होंने कोई मास्टर नहीं किया हुआ था और कोई जॉब भी नहीं थी। सही, सब झूठ था ये। जी झूठ था। यानी शादी हो गई, जी। फिर अब आपने इनको स्पॉन्सर किया, पाकिस्तान आई। हाँ जी, मैंने इनको शादी के लिए जब रिश्ता इन्होंने भेजा तो वो हमने मेरे घर वालों ने देखा, मुझे भी वहाँ इन्होंने उसकी जो पिक है वो सेंड की, और फिर मैंने 2-3 दिन तक, क्योंकि मैं जॉब करती थी, मेरी जॉब काफ़ी जो है ना आवर्स काफ़ी मेरे लंबे थे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। तो फिर मेरे भाई का फ़ोन आया मुझे कि बाजी आप वो बार बार कॉल्स कर रहे हैं, तो आप एक दफ़ा वो जो है ना उनसे बात कर लें और वो जो आपको पिक भेज। नहीं, जब आपने इनको स्पॉन्सर किया जी तो शादी हो गई, जी तो आपकी फैमिली, इनकी फैमिली ने शादी कर दी आपकी, फिर आपने इनको स्पॉन्सर किया, तो जब ये पाकिस्तान से गए तो उसके तमाम मामला जो थे, अखराजात, वो आपने अदा किए या इनकी फैमिली ने अदा किए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनका एक सेंट भी नहीं, जो पाकिस्तान का एक सेंट होता है वो भी नहीं खर्च हुआ। एवरीथिंग जो है ना मैंने किया। ठीक हो जी। गया। तो वहाँ जाके ये जब 16 साल पहले पाकिस्तान से वहाँ जी। आपने इनको बुलाया, जी। नेशनलिटी होल्डर हो गए, फिर आपके साथ इनका 16 साल कैसे रूटीन थी, क्या रवैया था? इन्होंने जब ये गए हैं, पहले तो वो रिश्ता के वो हमने इनकार कर दिया था, फिर इन्होंने बहुत मिन्नतें समाजते की। इनके अब्बू मेरे भाई के पास जाते थे, उन्होंने कस्में वस्में खाई, इवन के ये जो मेरे हस्बैंड हैं उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन ये भी मेरे भाई के पास जाके कि हम आपकी बहन को, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेंगे, कभी कंप्लेन नहीं मिलेगी। फिर जा उधर मुझे ये कॉल्स करते थे जब हमने इनकार कर दिया। तो जब इन्होंने ये सारा कुछ शुरू किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने हमें तसल्लियाँ वलियाँ दी, तब हम एग्री हुए रिश्ते के लिए। नहीं, वो तो चलो हो गया ना। उसके बाद जब कनाडा में गए तो वहाँ क्या जरा बताएं? हाँ जी, कनाडा में मैंने जब निकाह हो गया था तो निकाह के 4 माह बाद में आई थी, और मेरे पास एक प्रूफ है। अभी निकाह हुआ था 4 सितंबर को, तो इन्होंने मेरे से पैसे मंगवाने शुरू कर दिए थे। सही। तो वो मेरे पास प्रूफ हैं सारे। जी जी। और आप बात करते हैं। रसीदें हैं, मैंने जो इनको पैसे सेंड करती रही हूँ वहाँ पे, क्योंकि इनके उस वक्त इन्होंने मेरे साथ ये है निकाहनामा जी जो आपने मुझे प्रोवाइड किया है। जी तो इसके ऊपर निकाह मौजूदा 30 लाख रुपए में जी। आपका निकाह हुआ था। 30 लाख हाथ में था। हाँ जी। इस पे लिखा हुआ है। तो ये इन्होंने अदा कर दिया था आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1 सेंट भी मुझे नहीं दिया। बल्कि मैं तो शादी करके मुझे ऐसे लगता था कि मैंने जो है ना, इन्होंने शादी सिर्फ ये समझा कि ये एक लड़का है और इसको हमने अब पता नहीं वो खरीद लिया, क्या कर लिया, ये हमारी आमदन का जरिया बस से ही है। ये आमदन का जरिया आपको बना लिया? जी। इनके घर का एक फर्ज जो है ना, एक फर्ज मेरा जो उसने मेरा कर्जा देना है, एक फर्ज। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। जब ये बंदा पाकिस्तान से आपने कनाडा ले गए साथ, आपने स्पॉन्सर किया, डॉक्यूमेंट्स बन के, वहां पे आपके साथ 16 साल इसका रिश्ता मौजूद रहा, तो कैसा रहा रवैया आपके साथ? आप आपस के रिलेशनशिप कैसे रही आपकी? बहुत खराब। शुरू में तो ठीक था। शुरू में जितनी देर तक नेशनलिटी का थप्पड़ लग जाता। जी, शुरू में जब इनके घर आई हूँ तब भी, हालांकि इनके घर जब मैं आई थी तब भी इनको मैंने $5,000 अमेरिकन इनको दिए। इन्होंने बहुत लंबी लिस्टें मुझे लिखवाई थी, वो इतना सामान लेके आई थी, और फिर जो वलीमा हुआ था वो भी मेरे पैसों का हुआ था। $700 अमेरिकन, $700 इन्होंने मेरे वॉलेट से निकाल लिया था। और फिर उस वक्त तो सही थे, लेकिन जब गए हैं तो तब भी जाके कुछ, क्योंकि मैंने शादी की थी, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, मैंने पूरी ज़िंदगी के लिए नबा के लिए किया था। ये नहीं किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना कुछ दिनों के लिए, कुछ साल के लिए। और शादी जब करते हैं तो नहीं, ये बंदा वहां जाके जॉब शुरू की, इसने आपके माली मामलात में आपका हेल्प किया, जैसे मियाँ कमाते हैं, बीवी खाती है। जी, इनका जो जब ये गए हैं
तो इन्होंने जाने के आई थिंक 3 वीक बाद, 2 वीक बाद, 3 वीक बाद इनको ये था कि मुझे फ़ौरन जॉब मिल जाए। तो वो मेरे वहाँ जानने वाले थे, तो उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने इनके जॉब के लिए अरेंज किया। पपाइज वहाँ ये रेस्टोरेंट है, फ्रेंचाइज है जैसे फ्राइड चिकन की, तो वहाँ पे उनके जानने वाले थे, मैनेजर जो था, तो वहाँ पे यानी काम शुरू कर दिया। काम फिर शुरू कर दिया। कितना अर्सा आपके साथ रिलेशनशिप अच्छी रही, ये खराबी कब आई? खराबी तो जब ये गए हैं तो कुछ अरसे बाद इन्होंने जाते ही जो है ना ये करने शुरू, क्योंकि ये तवीज़ ले गए थे काफ़ी ज़्यादा। तवीज़ यहाँ से? तवीज़, हाँ जी, काफ़ी बैग भरा हुआ था तवीज़ों का, और वो ले गए थे। इन्होंने लॉक लगाया हुआ था, तो बस उससे ही बात शुरू हुई, और इन्होंने खुद ही बता दिया तवीज़ों का भी। तो मैंने इनको कहा कि आप जो है ना इनको फेंकें, दिक्कत तवीज़ों से कुछ नहीं होता, तो आप इनको ना जाने। वो क्यों लेके गए थे? मुझे नहीं पता क्यों। वो तो कहते हैं तेरे और मेरे प्यार के लिए तवीज़ों से प्यार थोड़ा ही होते हैं। वो तवीज़ जब मैं जहाँ पे चली जाती थी, तो वो ये बाथरूम में जाके जलाते थे, और उसकी राख जो थी ना पौधों में डाल, मेरे घर में पौधे थे तो उनको डाल, मेरे पौधे भी सारे मर गए थे। तो वो फिर इन्होंने ऐसे ही कोई बात हुई थी, तो जिन्होंने इनके मेरी जानने वाली जिन्होंने इनका वो सारा किया था, केस फाइल किया था इमिग्रेशन का, तो वो आई थी घर पे। तो उन्होंने इनका लैंडिंग पेपर कहा कि दिखाने के लिए ना, कि वो ज़ाहिर वो इमिग्रेशन उसमें थी, कम्युनिटी सर्टिफिकेट जॉब करती थी, उन्होंने सारा केस इनका फाइल किया था। तो वो उन्होंने वो देखने के लिए इनसे मांगा, तो इन्होंने लाख वाक लगाया। तो उन्होंने कहा कि लाख वो बिलाल ने क्यों लगाया हुआ है ना, तो इससे जो है ना, तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि वो तवीज़ जो है ना ये लेके आई थी। सही। उसके बाद मामला खराब होना शुरू? उससे बात शुरू हुई थी। और फिर ये जो है ना ये जब ये प्लेन में थे, अभी ये वहाँ पहुँचे, क्योंकि मैं पूरा साल इनको मैं सपोर्ट करती रही, पूरा साल मेरे से ये पैसे मंगवाते रहे, इनके घर के मुलाजमों के पैसे, इनके बच्चों के, यानी वो रूटीन से आप इनको घरेलू मामलात के लिए हर मंथ आपको इनको पैसे भेजते थे? शादी पे जाना है वो पैसे, हर चीज़ के लिए मैं इनको सपोर्ट करती हूँ, ये मेरे से मंगवाते रहे हैं। वहाँ पे इनका जब ये गए हैं, इनका रहना सहना कैसा था? जैसे आम शरीफ एक आदमी पाकिस्तानी या एक मुसलमान, उनका माहौल होता है। आप एक मशक़ी औरत थी, घर में रहती थी जी, काम पे, हाँ जी, बिल्कुल। वो उनका रवैया वहाँ पे हाँ, कैसा? बोलने में वो ठीक थे शुरू में, और जैसे बड़े होते हैं, बड़ा पोलाइट सा बोलना और ये वो, लेकिन उसके बाद जब ये गए हैं वहाँ पे, तो इन्होंने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। ये 1 माह बाद ही, 3 वीक 1 माह बाद ये घर से भागना शुरू हो गए, और इनकी कज़न वहाँ पे रहती हैं, उनको इन्होंने बुला लिया। तो ये घर से कि मैं जा रहा हूँ, और ये पूरी प्लानिंग के साथ गए थे। तो इनके अब्बू ने जब ये प्लेन में थे, यहाँ से गए हैं, तो इन्होंने यहीं पे ही मेरे भाई के साथ, फैसल के साथ, कोई एयरपोर्ट पे ही थोड़ी बहुत गाट-वाट कर दी थी कि उसको इन्होंने मिल के नहीं गए, कुछ भी नहीं किया। इनके घर वालों ने झूठ बोल दिया, तो मिल के नहीं गए। वो मेरा भाई बेचारा एयरपोर्ट पे भी खबर होता रहा। तो मैं ये तो नहीं, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, वहाँ पे आपके साथ इनका रिलेशनशिप कैसा था? वो मैं आपको मार पीट करते थे, तशद्दुद था, एवरीथिंग मैं आपको महीने का खर्चा देते थे या नहीं, ये बताएं। ये तो जो दूसरी मैटर कहानी है, ये तो गुजर गया ना टाइम। ठीक है। हाँ। तो इन्होंने जब ये जॉब पे इन्होंने जॉब शुरू की है, तो मैंने इनको कहा कि बिलाल आप मेरे साथ चलें, ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें। तो ये मुझे चुप हो गए। दूसरे दिन मुझे आके कहते हैं कि इनकी कोलीग थी, इनके साथ जॉब करती थी, उसी बिल्डिंग में रहती थी, कि मैं उसको देखा हुआ था, जानती नहीं थी। तो कहते मुझे कि वो फरजाना कहती थी कि टीडी बैंक में अकाउंट खुलवा लो। तो मैंने इनको कहा कि फरजाना कौन होती है ना, जब मैं आपको कह रही हूँ मेरे साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लें। इन्होंने नहीं खुलवाया। इन्होंने उस औरत के कहने पे, जो अभी इनको 1 वीक हुआ था, 1 वीक के बाद इनको चेक मिलना था, तो उसके कहने पे इन्होंने टीडी बैंक में, वहाँ का बैंक है टीडी बैंक, उसमें अकाउंट खुलवा लिया। और जब इनको इनका चेक बैक मिला है, तो इन्होंने मुझे दिखाया तक नहीं, बताया तक नहीं, और मैंने पूछा भी नहीं, बल्कि मुझे खुद था कुछ इस चीज़ की थी कि अपने पहला इनकी इनकम है,
पहला इनका चेक किया था, अपने घर वालों को सेंड करें, उनको भेजे, लेकिन इन्होंने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। इवन कि इन्होंने, इनका रवैया चेंज हो गया था ना वहाँ जाके, यानी वो वक्त के साथ साथ ये चेंज होता गया। जी जी। और घर में आपसे कितनी दफा ये भाग के गए, आपसे दूर हुए? बहुत दफा। मैंने बताया ना कि 3 वीक बाद ही ये घर से भागना शुरू हो गया था, अपना बैग पकड़ा और कभी कुछ दिन के लिए, कभी महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, ऐसे। अभी फिर 2016 से हमने पाकिस्तान आना था। उससे पहले तो ये बहुत ही भागते थे, फिर जैसे इनको ज़रूरत पड़ती थी पैसों की, ये मैं भी सो जॉब करती थी, मेरी जॉब अच्छी थी इनकी निस्बत, और मैंने इनको कहा कि आप जो है ना आप स्टडी कर लें, बल्कि इनको नहीं, आप ये बताएं, ये आप पे तशद्दुद भी करते थे? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और आपको ज़हनी तौर पर टॉर्चर भी करते थे, हर इन्होंने इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से मुझे टॉर्चर ठीक किया, हो हर तरह से। फिर आपने 16 साल इस बंदे के साथ क्यों गुजारे? मैंने सिर्फ इस वजह से कि मैं इस शादी को निभाना चाहती थी। ठीक है। मैंने ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं की थी, मैंने सिर्फ ये नहीं किया था कि 1-2 साल के लिए की थी, मैंने पूरी जो जितनी मेरी जिंदगी थी तब उसके इनको अपना एक जीवन साथी चुना था। सही। मैंने ये नहीं किया था कि कोई मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि ये कोई वो पेपर मैरिज थी या कुछ था। तो देखिए जब शादी होती है तो उसमें नशीबो फराज तो आते ही हैं, ऊंच नीच होती है, चाहे लड़ाई झगड़े भी होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अभी अगर कुछ अभी हुआ है तो फौरन डिवोर्स कर दो। आप दोनों के दरमियान जब शादी हुई 16 साल में, आपको पता चल गया कि ये जो है ना मेरे साथ धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो आपने 16 साल इसी गुजारा कि मैं अपनी शादी बचा लूँ, घर बचा लूँ। ठीक है, लेकिन इस दरमियान आपकी औलाद दोनों में की नहीं है। नहीं, ये एक आपने मुझे दिया है लेटर जिसके ऊपर ये मेंशन है कि ये मैंने इनसे आधारे पैसे लिए हैं, वापस लूँगा, तो ये क्या कहानी है? ये था, ये 2013 में हम पाकिस्तान आ रहे थे। इन्होंने, क्योंकि ये जब यहाँ से गए हैं तो 2009 सिग्नेचर भी मौजूद है जी, 2013 में 2012 में इनकी अम्मी की डेथ हो गई थी सितंबर में। तो 2013 में उस वक्त भी मैंने इनको कहा था आप चले जाइए, लेकिन ये नहीं गए, इनके घर वालों ने मना कर दिया था। फिर क्योंकि ये बीमार थे, 2009 में ये बीमार हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम थी, क्लोन की, बड़ी आंत की, उसमें अल्सर हो गया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इनकी बहुत बस्ट वो जो है ना इनकी प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसकी ट्रीटमेंट करवाते करवाते उसके साइड इफेक्ट से इनको टीबी हो गई थी। और फिर टीबी, ये घर पे थे स्टिल, मैंने इनकी केयर की है कि आप सोच भी नहीं सकते, एक माँ भी अपने बच्चे की नहीं करती जैसे मैंने इनको जो है ना इनकी केयर की है, एक बच्चे की तरह मैंने इनकी केयर की है। फिर मैं इनकी वो जो टीबी का ट्रीटमेंट हो रही थी, तो टीबी जो है इनके ब्रेन में ट्रेवल कर गई। जब ब्रेन में ट्रेवल कर गई तो वो इनको सीजर अटैक आने शुरू हो गए। मैं एक दिन में 2 दफ़ा एम्बुलेंस कॉल करके इनको हॉस्पिटल में लेके जाती रही हूँ। 2-2.5 माह हॉस्पिटल में 24 आवर्स मैंने इनका साथ, यानी आपने हर तरह की केयर की, जो आपका फर्ज था, आपने जिम्मेदारी एक बीवी की हैसियत से पूरी निभाई। जब टीबी इनके ब्रेन में ट्रेवल कर गई तो डॉक्टर्स जो थे उनको पता नहीं चल रहा था कि आया ये टीबी है, इन्फेक्शन है या एड्स है। उन्होंने टेस्ट लेने थे, तो वो टीबी के टेस्ट के लिए ना काफ़ी टाइम लगता है, वो बाहर ही भेजते हैं कहीं। तो उस वक्त ये बहुत घबराए हुए थे इन्होंने एड्स के टेस्ट की वजह से। तो इन्होंने फिर मुझे वहाँ बताया कि ये मुझे चीट भी करते रहे शादी के बाद, कि मैं इसलिए डर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे मुंह पे थूक के चली जाओगी, थप्पड़ मार के चली जाओगी। तो मैंने इतनी बड़ी इन्होंने मुझे बात बताई कि मैं तुझे चीट करता रहा हूँ, आदमियों के साथ ये करते रहे। तो उसके बावजूद मैंने इनका हाथ पकड़ के इनको तसल्ली दी और इनको मैंने कहा कि आप भूल जाएं, जो हुआ है उसको भूल जाएं, ये समझे कि कुछ भी नहीं हुआ। जी, बातचीत का आगे सिलसिला करता हूँ, मैं यहाँ छोटा सा क्लिप बजाता हूँ ब्रेक। जी, यहाँ राहत मैडम से बातचीत का यूँ सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ लोग एक छोटा सा ब्रेक। जी, वेलकम बैक।
آپ نے یہ جو ڈاکومنٹس مجھے دیا تھا کہ اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ جو پیسے دے رہا ہوں داد آ رہے ہیں، اور یہ سگنیچر بھی موجود ہے ساتھ میں، پہلے بھی دکھایا ناظرین کو، تو یہ کیوں لکھوایا تھا؟ اور آپ کو جب سے یہ پاکستان سے گئے ہیں وہاں پہ جاب بھی کی ہے، آپ کو مہینے کا خرچ دیتے تھے جیسے مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ان کی کیا انکم ہے، کبھی بھی نہیں انہوں نے مجھے کوئی کبھی یہ جو بیماری کے اوپر اخراجات آئے میں نے کیا سارا آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بیمار تھے تو یہ جاب نہیں کر سکتے تھے، تو میں نے سارا کیا، ان کا سارا خرچہ گھر کا بھی ہر چیز میں نے کیا۔ تو یہ کیوں لکھوایا تھا آپ نے؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو یہ ہاں جی، یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ مجبور ہو کے میں نے، یہ ہمیشہ میرے سے پیسے لیتے تھے، میرے سے پیسے لے کے اگر میں نہیں کبھی دیتی تھی تو میرے چوری کر لیتے تھے، اور انہی وجہ سے سب سے پہلے جو یہ جھگڑے شروع ہوئے تھے نا، کہ یہ میرے پیسے چوری کرتے تھے اور میرے کریڈٹ کارڈ یوز کر لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد میری میل پہ چھپا لیتے تھے۔ تو مجھے اپنے وہ کریڈٹ کارڈز جو ہے نا ان کو وہاں کال کر کے مجھے پتا کرنا پڑتا تھا کہ میرا بیلنس کتنا ہے، کیونکہ جب مجھے پتا چل گیا تھا یہ چوریاں کرتے ہیں، میں نے 2-3 دفعہ اپنے کریڈٹ کارڈ کے نمبر بھی چینج کروائے، میری ہر چیز ان کے پاس تھی، لیکن انہوں نے اپنی ہر چیز سیکرٹ کی رکھی ہوئی، اور یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ جب بھی پیسے لیتے تھے اپنے پیچھے، کیونکہ اپنے گھر کا واحد یعنی نہ آپ کو پاکٹ منی دیتے تھے، نہ آمدن کا ذریعہ بتاتے تھے کہ کتنی میری آمدن ہے، اور یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ یہ پیسے لیتے تھے، ادھار بھی لیتے تھے، تو کبھی انہوں نے مجھے واپس نہیں کیا، اور پھر کہتے تھے کہ کون سے پیسے تو مجھے دیتی ہو نا، اور یہ پاکستان آنا تھا تو انہوں نے انہی کی وجہ سے آنا تھا، یہ کوئی بیمار تھے تو یہ ان کی امی کی ڈیتھ ہوتی 1 سال بعد کہ اپنی امی کو ملنا ہے، اور پھر یہ بیمار ہیں تو چلو آ کے پھر کوئی جاب آپ شروع کریں گے، کیونکہ یہ اسٹل 3-4 سال گھر پہ رہے، اور پھر یہ جب ان کے پاس پیسے تھے کوئی 4-5 ہزار ڈالر، لیکن انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے پاس وہ پیسے ہیں تو ہم پاکستان جائیں گے تو وہاں سے آ کے پھر ہم جاب آپ شروع کریں گے۔ جب انہوں نے سارا شاپنگ واپنگ کر لی، سارا کچھ کر لیا، کیونکہ ان کے پاس تو کریڈٹ کارڈ ہی نہیں تھا کبھی، میرے پاس میرے کریڈٹ کارڈ تھے، تو ان میں شاپنگ کی، اسی میں سارا کچھ کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک کریڈٹ کارڈ تھا 10,000 کا، جو مجھے انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں، انہوں نے پورا 10,000 نکال کے اپنے پیچھے بھیج دیا فیملی کو، اور پھر مجھے تب پتا چلا جب انہوں نے سیٹلمنٹ کروایا، اور پھر وہ اپنے کریڈٹ کارڈ کا بیلنس جو ہے میرے کریڈٹ کارڈ پہ ٹرانسفر کروا رہے تھے میرے سے چوری، تو وہ مجھے پتا چل گیا، میں نے اس وقت بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ پھر یہ جو لکھوایا تھا اس لیے کہ جب انہوں نے پوری شاپنگ کر لی، ٹکٹ بھی پرچیز کر لیے میرے کریڈٹ کارڈ سے، تو انہوں نے خرچہ تو انہوں نے کرنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کریں گے، جتنے بھی گھر کے خرچہ ہوگا وہ ان کے پاس پیسے ہیں وہ دیں گے، انہوں نے کوئی اپنے تو جب نہیں، لیکن جب یہ ٹکٹ بھی پرچیز کر لی، انہوں نے ساری شاپنگ کر لی، ہر چیز ہو گئی، ہم ریڈی تھے پاکستان آنے کے لیے، تو جب ان کو کہا کہ اب گھر کا جو رینٹ وینٹ دینا سارا کچھ اس کے مجھے وہ پیسے دیں کچھ، تو یہ کہنے لگے میرے پاس کوئی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ آپ نے وہ BC ڈالی ہوئی ہے، 5,000 ڈالر آپ کے پاس ہے، جب اب نہیں تھا تو آپ نے کیوں، آپ ہمیشہ میرے سے لیتے ہیں، تو آپ پھر بعد میں مکر بھی جاتے ہیں کہ میں نے کوئی پیسہ نہیں دینا، اور پھر الٹا میرے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ تو اب مجھے یہ ہے کہ میں نہیں آپ کو پیسے، کہتے میرے پاس تو کوئی نہیں ہے، تم نے جانا جاؤ، یہ اپنے سوٹ کیس اٹھا کے پاسپورٹ لے کے بھاگنے لگے تھے پھر گھر سے۔ تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا دروازے کے آگے، انہوں نے اس وقت مجھے تھپڑ مارے، تو میں نے کہا اب ایسے نہیں چلے گا، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ یہی کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں مجھے، تو یہ نہیں کہ اب ٹکٹ بھی لے لی ہے، سارے میرے کارڈوں پہ آپ نے قرض چڑھا لیا، اب آپ اکیلے جائیں گے اور میں یہاں پہ، تو پھر مجھے پیسے دے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس پیسے نہیں، میں نے کہا پھر آپ مجھے لکھ کے دیں۔ یہ فرسٹ ٹائم اس وقت میں نے اس وجہ سے لکھوایا تھا کہ ہمیشہ لیتے ہیں، اور ٹھیک ہو یہ بات کلیئر ہو۔ یہ ایک معافی نامہ بھی آپ نے دیا ہے مجھے، یہ اس پہ انہوں نے معافی نامہ لکھا، اور ہاں یہ تھا کہ جب بھی انہوں نے میرے سے پیسے لینے ہوتے تھے، کام کروانا ہوتا تھا، پیسے لینے ہوتے تھے، اور پیسے کیونکہ اپنے گھر کا واحد انکم کا ذریعہ یہ تھے، ان کے بھائی کچھ نہیں کرتے تھے، ان کے ابو ریٹائر ہو گئے تھے اس وقت، اور ان کے
इनकी बहन भी इनके पास ही रहती थी, जी जी। बड़ा भाई, उसके बच्चे, उसकी डिवोर्स हो गई थी, वो भी इनके पास ही था, उसके बच्चों को भी पालते थे। छोटा भाई उस वक्त अनमैरिड था, वो भी कुछ नहीं करता था, उसको भी सारे घर यानी पूरी कफालत ये जिम्मेदारी इनकी जिम्मेदारी जी। वो इनकी इनकम इतनी नहीं थी उस वक्त, मेरी थी ये। यानी आपसे भी पैसे लेना, कुछ अपने से डालने और इनको भेज देना। जी, जो पैसे थे पीछे भेजते थे। उनका एक ही मिशन था, वो कहते थे, एक दफा मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये आखिरी दफा आप दोनों के दरमियान अलादगी कब हुई? आखिरी दफा ये हुई है 2016 में। उसके बाद आप दोनों के दरमियान हाँ नहीं ये आए हैं, पैसे लिए हैं 2000, क्योंकि मैं यहाँ इतनी लंबी तफसील में बताना मैं ये कह रहा हूँ सकती कि आपके पास 2016 में आपके पास आए, कितने दिन रहे, फिर उसके बाद आपके अब तो इनके भाई 21 आ गए, 5 साल हो गए। इनके भाई को उस वक्त भी ये 8 महीने हो गए थे इनको घर से भागे हुए। मैं पाकिस्तान आई थी, इन्होंने मेरे साथ आना था, ये नहीं आए। जब मैं पाकिस्तान से वापस गई हूँ, ये घर की एयरपोर्ट से मैं घर गई हूँ, तो इन्होंने मुझे एलिवेटर में की पकड़ाई, कहते ये लो की। तो मैंने कहा बिलाल क्या क्यों आ गए, की मुझे क्यों दे रहे। इन्होंने दरवाज़ा खोल के मेरा सामान दरवाजे के आगे पड़ा था, उधर ही फेंक के तो चले गए। कहते हैं सॉरी, मैं तुझे फ़ोन पे बता देता, मैं यहाँ से मूव हो चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना। यानी आप पाकिस्तान आए तो ये पीछे से घर छोड़ के कहीं और move हो। मैं इनको $1100 4 महीने में यहाँ रही, $1100 मैं इनको ई ट्रांसफ़र करती रही इंटरनेट के थ्रू। सही सही। जब मैं आई थी, घर का रेंट वेंट हर चीज़ ग्रोसरी वोसरी मैं डाल के आई थी, दे के आई थी। इन्होंने मेरे साथ आना था, नहीं है। फिर इन्होंने कहा 1 महीने बाद कि मैं आ रहा हूँ, मैं वापस जा रही थी 1 महीने बाद, ये नहीं आए। फिर इन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने सीट आगे करवाई इन्होंने, इनके कहने पे ये फिर नहीं आए, इन्होंने धोखा किया। फिर जब मैं 4 महीने बाद वापस गई हूँ, तो मैं घर गई हूँ, चाबियाँ फेंक के ये भाग गए। और फिर जब घर से जाते थे गायब हो जाते थे, मुझे नहीं पता ये कहाँ रह रहे हैं, कोई टेलीफोन भी बंद। नहीं, आखिरी दफा ये कब आपसे इनकी अलादगी हुई है, कितना 2016 में। उसके बाद 5 साल हो गए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने फिर ये इनके 8 महीने हो गए थे इनको घर से भागे। फिर इनके भाई को कैंसर हुआ, इनके बड़े भाई को। फिर ये इन्होंने मुझे फ़ोन किए, पहले मैं इनको फ़ोन करती रही, मैं इनके घर गई, इन्होंने मुझे तूफान में धक्के दे के निकाला बाहर कि मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। इनके भाई को कैंसर हुआ, फिर इन्होंने फ़ोन किए, मेरे बड़े भाई को फ़ोन किया, तो उसको पता ही नहीं था इस चीज़ का, मैंने कभी अपने घर वालों को इतना बताया ही नहीं था। तो इन्होंने फिर कहा मेरे भाई को कैंसर है, तुम मेरी हेल्प करो। ये फिर आ गए मेरे पास, और मैंने इन्होंने कहा डॉक्टर कहते हैं उनको 5 लाख रुपया इलाज। बाजी मैं जो बात पूछना चाह रहा हूँ कि 2016 में आपसे दूर हुए, फिर आपके दरमियान सुलह हुई, कितना अर्सा इकट्ठे रहे? आते थे थोड़ी देर के लिए, फिर भाग जाते थे, पैसे लेते भाग जाते थे। यानी कि महीना 10 दिन 5 दिन रहते थे? जी हाँ जी। बाकायदा तौर पर ये कितना अर्सा हो गया आपसे दूर है? 2016 फरवरी 9 से मेरे साथ नहीं रहे जी। और उसके बाद आते जाते रहे, बस आते जाते थे। और कितना अर्सा हो गया कि बिल्कुल राब्ता नहीं है? अभी बिल्कुल राब्ता नहीं है, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, ये आए भी नहीं है ना राब्ता, फोन पे बस कभी कभार आया जी, तो फोन पे बात होती थी, अब तो वो भी नहीं। 1 साल जो बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, 3 साल से यानी किसी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं, बिल्कुल भी ठीक हो गया। तो ये जो आपको उन्होंने एक नोटिस भेजा है कनाडा में, ये आपने जो दिया है कि इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया कि मैंने आपको जो वो चाहिए, तो आपको कोई जो शरी तौर पर डिवोर्स तलाक का लफ्ज़ इन्होंने कॉल करके या स्टाक के ऊपर कोई तलाकनामा भेजा हो, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। और हक में जो था आपका 30 लाख, कोई हक में नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा इन्होंने बहुत ज्यादा मेरे पैसे इन्होंने देने हैं। मैंने 16 साल इनको सपोर्ट किया है, इनकी फैमिली को, इनके घर के एक फर्द को। ये जो आपने रसीदें दी हैं, ये इस चीज की है कि आप इनकी फैमिली को, इनको पाकिस्तान, ये मेरे से पैसे मंगवाते रहे हैं। ठीक हो, ये अभी बहुत कम है क्योंकि ये घर से पेपर सारे निकाल के ले गए थे जी। तो ये कुछ मुझे मिल गई जो पड़ी हुई थी, तो ये घर से पेपर सारी चीजें निकाल के ले गए थे चोरी। तो ये मेरे पास जो मैं इनको पैसे भेजती रही हूँ वो है, और कैश इन्होंने मेरे से बहुत लिया है। मुझे पैसे यानी आपने बताया कि इसके भाई को कैंसर था, आपने उस वक्त भी $500 कुछ
जो है ना $5,134 उस वक्त इनकी हेल्प की। और आपने जैसे मुझे बताया कि इनकी फैमिली के हर फर्द ने आपसे पैसे लिए, वो हज़ारे ले लेते थे वापसी का, अब तकाजा भी करते थे तो नहीं दिए। जब ये पाकिस्तान से मेरे से पैसे मंगवाते थे तो ये इनको मैंने कहा भी था कि देखिए जब आप आएंगे तो पैसों की ज़रूरत होगी, आपने स्टडी भी करना है। तो इन्होंने कहा नहीं मैं आऊँगा सब संभाल लूँगा, मैं ये तुमसे उधार ले रहा हूँ, मैं जब आऊँगा एक एक पाई तुझे वापस करूँगा। नहीं, जब बंदा एक जॉब ही नहीं करता हाँ जी, तो आपको पैसे कहाँ से देगा? तो फिर जब वहाँ गए हैं तो इन्होंने जो जॉब की है इन्होंने अपने पीछे भेजा। मुझे कभी इन्होंने कोई खर्चा नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। घर का थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ अरसा थोड़ा सा रेंट अच्छा, दिया, कुछ नहीं कभी। अब ये जो मामला है आपको नोटिस के दिए और उन्हें कैनेडी रूल के मुताबिक आपको नोटिस भेजा और आपको कहा कि मैंने आपके साथ नहीं रहना, डिवोर्स करनी है। अब आप क्या पाकिस्तान में आई हैं, 2 अक्टूबर से आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और 26 सितंबर को बिलाल रऊफ जो आपका साबका मियां या अभी भी आप समझते हैं कि डिवोर्स नहीं हुई, तो ये पाकिस्तान में थे। तो पाकिस्तान में बैठ के आप दोनों ने कोई बात आपकी फैमिली ने नहीं की? मैं इसी वजह से आई पाकिस्तान। इनके पीछे एक तो इनके भाई का वो हुआ तो दुख हुआ उनका सुन के, और फिर मेरा भाई और मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो इनके घर जी सारी फैमिली गई, ये सारी फैमिली गई, तज़ियत भी गई सारा। फिर इन्होंने मेरे भाई को कहा ये 2 माह के लिए आए हैं और फिर 1-2 दिन में बैठ के बात करेंगे। तो उसी दिन ही मेरे भाई के साथ झूठ बोला, उसी दिन ही ये यहाँ से फरार हो गए। सही जी, नहीं, जब आप पाकिस्तान आई उससे पहले ये आपको नोटिस इन्होंने दे दिया था, तो आपने अपने भाइयों को बता दिया था कि इन्होंने मुझे ऐसा कोई नोटिस जी हाँ जी तो आपने आपके भाई ने इस मौजू के ऊपर बिलाल रऊफ जो पाकिस्तान में मौजूद था इससे बैठ के बात की कोई? इस मौजू पे इन्होंने इधर बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं 2 माह के लिए आऊँ, मैं 2 दिन बाद हम बैठ के बात करेंगे, लेकिन उसी दिन वो फरार हो गए। फरार हो गए जी उसी दिन जी। और जब आप 2 अक्टूबर को पाकिस्तान आई तो आपकी इनकी को बकायदा अभी तक मुलाकात यहाँ पे हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फरार ही हो गए थे, मुलाकात कैसे होनी थी। और उधर फोन पे मेरे भाई फैसल स्टिल 3 साल से जब से ये बिल्कुल ही ये हुआ है कि बात मेरी इनके साथ नहीं हो रही, तो तब से मेरे भाई फैसल इनसे बात कर रहे हैं कि आप या तो सुलह की तरफ आ जाओ, देखो अपना घर ना खराब करो। इनके घर के किसी एक फर्द ने भी इसमें कोई अपना रोल अदा नहीं किया। अब आपने एक एप्लीकेशन भी दी है थाना, आपने मुकामी थाने में मोन रऊफ के नाम पे, और कहा कि मोमिन रऊफ, तो उसने आपको टार्चर किया, धमकी दी है, गाली गलौज करते हैं, फैमिली के मुख्तलिफ लोग आपको टार्चर कर रहे हैं, और बिलाल भी खुद भी आपको फ़ोन पे धमकी और गाली गलौज करता है। तो इस हवाले से आप ने एक मुकदमा दायर करने के लिए एप्लीकेशन दी है, मुख्तलिफ फोरम पे आप एहतजाज भी कर रही हैं। तो इस हवाले से आपको कौन सी जो है ना आपको सपोर्ट कैसी है इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से? मुझे ये जो इन्होंने दी हैं अभी धमकियाँ, इनके रिलेटिव्स ने, इनके भतीजे ने गालियाँ, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। कभी उनके साथ आपने फोन पे नहीं, कभी भी मैंने कभी किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं मेरा, मैंने किसी को फोन नहीं किया। इन जितने लोगों ने भी मुझे धमकियाँ दी, मेरा किसी के साथ कोई कांटेक्ट, मैंने कभी कॉल नहीं किया। नंबर उनके पास कैसे गया? उनको नंबर इन्होंने दिए हैं। जी, लास्ट टाइम जब मेरे मियाँ से मेरी बात नहीं हुई तो मेरे भाई से बात हो रही थी, वो यही बता रहे थे कि सुलह कर लेते हैं या मैं सोच रहा हूँ, और फिर जो पैसे वैसे इसी पे बात हो रही थी। अब जो सूरत बन गई है तो इसके ऊपर अगली सूरत के ऊपर मैं एक ब्रेक के बाद आपसे बात करता हूँ। जी नाज़रीन, यहाँ होगा एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर मैडम जो मोहतरमा हैं इनसे, राहत साहिबा, इनसे बात करूँगा कि ये क्या चाहती हैं और इनको अपने इंसाफ के लिए कौन कौन से फोरम पे हैं और ये क्या चाहती हैं पाकिस्तान की इंतज़ामिया से इंसाफ के दरवाजे जो खटका रही हैं, तो इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक।
جی میڈم، جیسے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک پٹیشن بھی مقامی تھانے میں اپنے میں دی ہے، تو جس میں آپ نے کہا کہ مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میری جان کو خطرہ ہے، تو آپ کو تھریٹ آ رہے ہیں؟ جی بالکل، مجھے بہت زیادہ تھریٹ آ رہے ہیں. ان کے ریلیٹیوز، ان کے جو بھتیجے ہیں وہ، ان کی بھابھی اور ان کے کزن وزن جو ہیں وہ مجھے بہت زیادہ تھریٹ کر رہے ہیں، قتل کی دھمکیاں کہتے ہیں اپلیکیشن واپس لے لیں. اپلیکیشن واپس، اگر تم نے کچھ کیا میرے چاچو کے خلاف تو ہم دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتے ہیں، تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے اور تمہیں قتل کریں گے، تجھے، تیرے بھائی کو اور تیرے گھر والوں کو. تو اس لیے پھر میں نے یہ تحفظ کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے تو میں نے یہ اپلیکیشن دی ہے. اور مجھے نہیں، آپ کو ان کے قبیلے کے بارے میں کوئی معلومات کا ٹھیک ہے یہ آپ کیا؟ یہ دیکھیں میرے پاس یہ بھی ہے کہ ان کا یہ کرمنل جو ہے فیملی ہے. ان کے بڑے بھائی نے یہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا فراڈ کیا ہوا، جو ان کے نیشنل بینک آف پاکستان نے جو نا لانچ کی ہوئی ہے، اور خرم روف کے نام سے یہ مجرم ہے. اور اس نے یہ کیا کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے، آپ نے بتایا کہ انہوں نے، ان کے والد صاحب سرکاری ملازم تھے، پینشن کے پیسے ان کے ATM کارڈ سے لیتا رہا، اور وہ 1.5-2 سال لیا، 18 مہینے اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد ان کی پینشن جو ہے نا وہ لیتے رہے ATM کے ذریعے نکالتا. جی بالکل. تو یہ بعد میں فیملی اس طرح کی ہے. میرے میاں نے شادی کے نام پہ میرے ساتھ فراڈ کیا، امیگریشن کے لیے پیسہ لوٹتے رہے، مجھے مارتے رہے، ٹارچر کرتے رہے. اور پھر ان کے گھر والے بھی یہاں پہ یہ میرے ساتھ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ نے کینیڈا میں کسی فورم پہ ان کے خلاف کوئی قانونی کا چرچا کی؟ نہیں، میں نے کبھی نہیں کیا. پاکستان میں آ کے کر دی؟ میں صرف اس وجہ سے نہیں کیا کہ میں نہیں چاہتی تھی، میں ایک شریف فیملی سے میرا تعلق ہے، میری فیملی بھی ایجوکیٹڈ ہے، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے یہی تھا کہ یہ معاملہ آرام سے، کوئی بات نہیں حل ہو جائے. میں ان کو سمجھاتی تھی، لیکن وہ کبھی بھی نہیں. انہوں نے صرف اور صرف مجھے یوز کیا ہے، صرف اور میں کبھی وہاں میں نے پولیس کو کال نہیں کیا، میں کبھی کسی کے پاس وہاں نہیں گئی اس کے لیے کہ صرف یہ کہ گھر کا معاملہ گھر میں یہ ہو جائے سالو. لیکن وہ اب حل نہیں ہوا تو آپ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں. اور آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کو انصاف کہاں سے ملے، کیا ملے؟ کیونکہ میں اس لیے کیونکہ اب مجھے میری فیملی کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یعنی آپ کو تحفظ چاہیے؟ جی مجھے تحفظ چاہیے. یہ جو آپ کا 30 لاکھ حق میں یہ آپ کو ادا کیا گیا ہے؟ بالکل بالکل، ایک پیسہ بھی نہیں دیا. جو آپ نے بتایا 95 لاکھ 95,000 میرا 90-95,000 ڈالر جو ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت لوٹا ہے، بہت 16 سال یہ مجھے لوٹتے رہے ہیں. 16 سال. یہ جو 95,000 ڈالر ہے یہ تو ہزارے کر کے لیے گئے؟ یہ اس میں میرا حق مہر بھی ہے. مجھے ڈسبلٹی کے پیسے ملے تھے 50,000، وہ بھی انہوں نے میرے سے لے لیے. اس کے علاوہ میرے پاس جو سیونگ تھی میری، یہ میرے سے لیتے رہے، میں ان کو دیتی رہی صرف اپنا گھر بچانے کے لیے، صرف اور صرف کہ یہ میرا گھر بچ جائے. میری زندگی جو ہے نا، میں ڈیورس سے نام سے میں بہت زیادہ ڈرتی تھی، بہت گھبراتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی ڈیورس ہو. ٹھیک ہو. تو ابھی کوئی رابطہ موجود ہے کہ دونوں خاندانوں کو کوئی جوڑنے والا کہ آپ بیٹھ کے صلح کر لیں؟ ہم نے بہت کوشش کی ہے، میرے بھائی نے بہت کوشش کی ہے. جب انہوں نے بالکل اینڈ کر دیا، دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں، تو پھر میں نے یہ جو ہے نا قدم اٹھایا. اب میں صرف اور صرف یہ چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے. میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، آرمی چیف جو ہے ان سے، وزیر داخلہ سے میری سب سے اپیل ہے، سب سے گزارش ہے، اور یہ جو میڈیا ہیں ان سے بھی کہ پلیز میری ہیلپ کی جائے. میں اس قوم کی بیٹی ہوں، میں نے بھی اس ملک میں اپنا حصہ ڈالا ہے، میں نے بھی کیا کافی کچھ اس ملک کے لیے. وہاں سے پیسے ہم جو بھی بھیجتے ہیں زکوٰۃ کے لیے، فنڈز وغیرہ ہم یہیں پہ بھیجتے ہیں، میں بھی بھیجتی رہی ہوں. تو میں اپیل کرتی ہوں ان سب سے اور عام لوگوں سے بھی، پلیز میری ہیلپ کی جائے کیونکہ مجھے تحفظ دیا جائے. میں یہاں بھی سیف نہیں ہوں، میں کینیڈا میں بھی سیف نہیں ہوں، کیونکہ مجھے اتنی زیادہ یہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں قتل کرنے کی، اور بہت غلط قسم کی یہ جو میرے خلاف، میری فیملی کے خلاف یہ جو بول رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. تو پلیز میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہاں پہ بھی اور کینیڈا میں بھی تحفظ دیا جائے، میری ہیلپ کی جائے.
और मैं उम्मीद करती हूँ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो मुझे इस मामले में मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे। जी नाज़रीन, आज जो मेरी मेहमान थी मैडम राहत थी, जो नेशनलिटी होल्डर है कनाडा की और पाकिस्तान रावली कैंट से उनका बेसिकली ताल्लुक है, उनका बाबा इताज का। तो वो आजकल पाकिस्तान में आई हुई हैं अपने हक के लिए, क्योंकि उनका जो हस्बैंड है वो जो बिलाल रऊफ वो बेसिकली पाकिस्तान के हैं, रावली कैंट से उनका ताल्लुक है। वो पिछले दिनों पाकिस्तान में आए 26 सितंबर को, और 2 अक्टूबर की ये उनके पीछे आई कि वहाँ बैठ के मामलात को सुलझाया जाए। लेकिन वो इनकी साथ बगैर मुलाकात किए हुए जब उनको पता चला कि राहत पाकिस्तान में आई हैं, तो वो यहाँ से फरार हो गए और वापस उनको पता चला कि वो कनाडा चले गए हैं। तो उसके बाद उनकी फैमिली ने एक भरपूर एक महाज बनाया और इनको मुख्तलिफ थ्रेड दिए, मुख्तलिफ जगहों पे इनको कॉल्स के फ़ोन कॉल्स के जरिए थ्रेड दिए, और इनकी भाई को और मुख्तलिफ फोरम पे अब इनके साथ मुकाबले में, और इनको थ्रेड दिए जा रहे हैं, जान की धमकी दी जा रही है, जिसकी वजह से ये खौफजदा है। तो ये चाहती हैं कि मुझे हुकूमत पाकिस्तान का हफ़्ज़ दे और इस मुल्क का कानून आइन जो मुझे इंसाफ दे। तो मुझे उम्मीद है कि इंसाफ और कानून के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं तो वो इनकी आवाज़ को सुनेंगे और इनके साथ खड़े होंगे। तो मुझे दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।